नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 2 के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। तो ईएसआई के लिए हमारा क्या अप्रोच रहना चाहिए फॉर फेज़ 2 वो हम लोग आज समझेंगे यहाँ पे। ये जो वीडियो है ये काफ़ी एनालिसिस के बाद है, जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा एज़ पर दिस स्ट्रैटेजी। अगर ये सब स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं, तो आप काफ़ी आगे रहेंगे बाकी कॉम्पिटिटर से, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी एनालाइज़्ड कंटेंट है। इससे पहले हम लोगों ने फाइनेंस का कंटेंट डाला हुआ है और मैनेजमेंट का कंटेंट डाला हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। वो वीडियो आप ज़रूर जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है? हम लोग आपका बिना कोई समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के कंटेंट को। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फाइनेंस का कंटेंट और मैनेजमेंट का कंटेंट मतलब फाइनेंस का स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजी ये ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, आप देख लीजिए। अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ईएसआई को लेकर। ईएसआई में भी हम लोग क्या देखेंगे, ईएसआई में करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहा है और स्टैटिक पोर्शन से क्या स्टैटिक टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है, ठीक है? तो हम लोग समझते हैं। इसके बाद इस वीडियो के बाद आपको इंग्लिश का भी स्ट्रैटेजी मिलने लगेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि इस एग्ज़ामिनेशन में जो फेज़ 2 है, ये फेज़ 1 से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, प्रिपेयर करने के लिए। एग्ज़ाम में बैठ कर के एग्ज़ाम देने के लिए नहीं, प्रिपेयर करने के लिए। क्या कैसे मैं कह रहा हूँ ये चीज़? देखिए, फेज़ 1 में अगर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा ज़्यादा था। अगर आप 5 सवाल नहीं जानते हैं, तो आपको कितना सवाल कटता था? 5 नंबर नहीं मिलता था। लेकिन फेज़ 2 में ऐसा नहीं होता है। फेज़ 2 में अगर आप 2 सवाल नहीं जानते हैं और वो 2 सवाल आपके डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया, तो बस आपका तो बेड़ा गर्क हो गया, 30 नंबर चला जाएगा, 15 नंबर चला जाएगा। ये चीज़ बहुत ही खराब है फेज़ 2 में। इसीलिए आपको ओवरऑल हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर के आप वहाँ पर टाइप कर पाएँगे। फेज़ 2 जो है वो ईज़ी नहीं है, वो देखने से आपको लगता है कि ईज़ी है, लेकिन एक्चुअली में ये ईज़ी नहीं है, ये एक्चुअली में हार्ड है। ठीक है? तो ये इसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रहें। आपको ज़्यादा कंटेंट करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब चूँकि यहाँ पर 30 दिन का समय दिया है, ज़्यादा समय दिया है, पिछले बार इतना समय दिया भी नहीं था, तो इसीलिए आपको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप चलिए। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स और फिर कोई स्कीम्स भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, वो भी देखेंगे, रिपोर्ट्स भी देखेंगे। ठीक है? यहाँ पर जो मेरा कंटेंट है, ये उतना अच्छा से नहीं बना हुआ है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर क्लियरली समझाता हूँ, जिससे आपको चीज़ आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है? तो ईएसआई यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको कह दिया कि यहाँ मार्जिन ऑफ एरर कम है, आपको हर चीज़ पढ़ाई करना पड़ेगा, हर चीज़ याद रखना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रैटेजी आपका सही रहना चाहिए, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ईएसआई में आपको करंट अफेयर्स भी है और स्टैटिक पोर्शन भी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि करंट अफेयर से 95% क्वेश्चन आते हैं। 95% क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से आते हैं और सिर्फ 5% क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इतना सही बात नहीं है। ये जो 5% क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर देते हैं क्योंकि ये जो 5% क्वेश्चन है, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव रहते हैं और इसमें वैल्यू बढ़ा रहता है, इसमें मार्क्स ज़्यादा रहता है, मार्क्स ज़्यादा रहता है। इसीलिए आप स्टैटिक को छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा, 10 नंबर का सवाल पूछेगा, 15 नंबर का सवाल पूछेगा, तब तो आपका टाई-टाई फिश हो जाएगा, अगर आप स्टैटिक को छोड़ कर के जा रहे हैं। करंट अफेयर्स को आप छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 95% ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है? तो ईएसआई में अगर 100 नंबर का है ना, तो आपको देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको 60 नंबर का सवाल यहाँ तक मिल जाएगा, 60 नंबर तक का यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पर 13 नंबर मिलेगा। 13 नंबर मिलेगा, ये सीधा 15-15 नंबर करके 2 सवाल होंगे, समझे? तो इसीलिए आप ना ही स्टैटिक छोड़ सकते हैं, ना ही करंट अफेयर छोड़ सकते हैं। स्टैटिक में आप कौन-सा स्टैटिक करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूँगा, जो कि आपको सबसे पहले करने हैं। करने तो आपको सारे स्टैटिक टॉपिक करने चाहिए, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टॉपिक्स स्टैटिक वाले इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक मैं अभी आपको बता दूँगा। मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ भी है। अब करंट अफेयर्स में क्या करेंगे? करंट अफेयर्स चूँकि 95% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है और करंट अफेयर्स जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी बनता है और चांसेस यही है कि करंट अफेयर्स से फिर से ज़्यादा सवाल आए। इसीलिए आपसे करंट अफेयर से सवाल पूछता है क्योंकि यहाँ पर स्कोप वो बड़ा ले सकता है। ज़्यादा स्कोप रहेगा तो ज़्यादा सवाल पूछ सकेगा वो। ज़्यादा सवाल पूछ सकेगा तो आपका सिलेक्शन कम होगा और वो उसको छाँटने में, उसको रिजेक्ट करने में आसानी होगा एग्ज़ामिनर को। इसीलिए वो वहीं से सवाल पूछता है जहाँ से स्कोप बहुत बड़ा है पढ़ने के लिए। स्टैटिक में अप्रोच कम है, स्टैटिक में स्कोप है कि यही 5 सवाल आएगा, यही 5 सवाल आएगा तो आप भी करके जाएँगे। अगर सभी करके जाएगा तो फिर वो सेलेक्ट किसको करेगा? किसको रिजेक्ट कर देगा, किसको सेलेक्ट करेगा? इसीलिए
तो क्या करता है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज कम नहीं होगा, मेरे हिसाब से ही है। लेकिन स्टैटिक भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, कि स्टैटिक से भी सवाल देखने को मिलेगा। 5% सवाल ही पूछता है वो, लेकिन उसका मार्क्स बहुत बड़ा रहता है, ठीक है? याद रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो 5% सवाल पूछता है, तो आपको थोड़ा-सा शॉक देने के लिए वो यहाँ से वो पूछ देगा 50% सवाल। 50% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट स्टैटिक भी मिल सकता है। मतलब एमसीक्यू में भी दे देगा और साथ में डिस्क्रिप्टिव में भी दे देगा। ऐसा भी हो सकता है, इसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब तक का ट्रेंड ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। भैया का कुछ कह नहीं सकते। तो अब तो ये जान लिए कि हम लोग स्टैटिक में क्या है और करंट अफेयर्स में क्या है। करंट अफेयर्स एक चैलेंज बना हुआ है, तो करंट अफेयर्स को कैसे करना है, एक बार हम लोग समझ। करंट अफेयर्स में कहाँ से सवाल पूछेगा वो पूछेगा आपका पीआईबी से। हाँ, पीआईबी से पूछेगा कि अगर आपने पीआईबी भूल गए हैं या फिर फेज़ 1 में पीआईबी से नहीं पूछा, आप सोच रहे हैं कि छोड़ो यार, ये नहीं है, तो आप बेवकूफ़ बन जाइएगा, क्योंकि पीआईबी जो है वो कोई छोटा-मोटा सोर्स नहीं है। मैक्सिमम सवाल जो है वो पीआईबी में ही रहते हैं। पीआईबी से ही आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन न्यूज़पेपर में दिखते हैं। तो वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगा कि आपसे पीआईबी से सवाल पूछे। नहीं तो कहाँ से पूछेगा बताइए? पीआईबी से उसको पूछना ही पड़ेगा। पीआईबी से सवाल पूछेगा, अगर फेज़ 1 में नहीं पूछा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फेज़ 2 में पूछे। तो क्या सर लास्ट 3 मंथ का पीआईबी कर लें? नहीं, यहाँ पर भी आप धोखा खाइएगा, लास्ट 3 मंथ भी नहीं कर सकते हैं, लास्ट 5 मंथ का, ठीक है? तो लास्ट 5 मंथ में कैसे होगा? मैंने आपको लास्ट 4 मंथ का किया हुआ है। लास्ट लास्ट 5 मंथ में क्या होता है देखिए, लास्ट 5 मंथ अभी एग्ज़ामिनेशन है अक्टूबर में, तो लास्ट 5 मंथ क्या हो जाएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ, तो मई से स्टार्ट होगा। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई से लेकर के सितंबर 15 तक। याद रखिएगा यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा पीआईबी से। मैंने जो है आपको पीआईबी कवर कराया है, जून, जुलाई और अगस्त का, ठीक है? मई का नहीं कराया है और सितंबर का भी नहीं कराया है। तो आप इसको आप कर लीजिए, और अगर आप बोलिएगा तो मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं पीडीएफ आपको दे दूँ, क्योंकि पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे, बाकी के भी काम है, बहुत सारे काम हैं। कोशिश अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे, ज़्यादा मात्रा में आपका रिक्वेस्ट होगा तो मैं उसको भी करा दूँगा। पीआईबी में ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। स्कीम्स, स्कीम्स बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन-सा स्कीम इम्पोर्टेंट है? जो स्कीम्स आपका पीआईबी में मेंशन किया हुआ है, लास्ट 5 मंथ, पीआईबी के अंदर मेंशन्ड है, बजट के अंदर मेंशन है और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन। यहाँ से सवाल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। स्कीम्स के अंदर भी आप क्या-क्या पढ़ सकते हैं? एलिजिबिलिटी, ठीक है, कि कौन एलिजिबल है? उसके बाद फिर उसका बेसिक ओवरव्यू, बेसिक्स, ठीक है? उसके बाद फिर एलोकेशन आप याद मत करिए, मिनिस्ट्री एक बार देख लीजिएगा, और एलोकेशन अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ उतना भी ज़रूरी नहीं है। ब्रॉड वे में आप कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल कि न नरेगा में ना 86,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है बजट में। तो आप याद कर लीजिए 86,000, करोड़ भी मत लिखिए, 86,000 लिखिए, आपको याद रह जाएगा। क्योंकि 86,000 रुपया तो कहीं पर एलोकेट नहीं होगा ना, 86,000 करोड़ ही होगा। तो वैसे आप याद करिए एलोकेशन, मिनिस्ट्री आप याद करिए। देखिए स्कीम्स को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से आप स्कीम्स को याद कर सकते हैं। पहले आप स्कीम्स को पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे किसको ये स्कीम्स लाया गया है, किसके लिए लाया गया है? क्या ये स्कीम्स गरीबी हटाने के लिए लाया गया है? या आप अपना बैकग्राउंड में समझेंगे, ये स्कीम्स को पढ़ कर के। क्या ये जो स्कीम्स है, ये गरीबी को हटाने के लिए लाया गया है? या फिर ये स्कीम्स बच्चों के लिए लाया गया है? क्या ये स्कीम्स शिक्षा को बढ़ाने के लिए लाया गया है? क्या ये स्कीम्स हेल्थ को उठाने के लिए लाया गया है? क्या ये स्कीम गरीबी मिटाने के लिए लाया है? या फिर ये स्कीम्स जो है वो जो छोटे जाति हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए लाया गया है। तो किसके लिए लाया गया है? जिसके लिए भी लाया गया है, आप आँख बंद कर लीजिए और उसी के पास चले जाइए कि अरे भाई साहब तुम एससी कैटेगरी के हो, तुम लोगों के लिए सरकार ये चीज़ लाया है। तो तुम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किए थे ना, इसके लिए सरकार तुम्हारे ये सब लेकर के आया है, ये स्कीम। ये स्कीम में भी देखो, तुमको तभी फ़ायदा मिलेगा जब इतना का लिमिट रहेगा, अदरवाइज़ तुमको तो फ़ायदा नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है, क्या-क्या फ़ायदा मिलेगा तुमको नहीं मालूम है? रुको अभी हम बताते हैं। तुमको ये फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा मिलेगा, ये फ़ायदा मिलेगा। इस तरीके से तुम फ़ायदा ले सकते हो। तो ऐसे मत कहो कि सरकार कोई स्कीम नहीं लेकर के आ रहा है, सरकार तो स्कीम लेकर के आ रहा है। इस तरीके से आपको स्कीम्स याद करनी होंगी, अदरवाइज़ स्कीम आपका याद नहीं होगा। जब आप डे टू डे लाइफ़ में ये इम्प्लीमेंट करने लगोगे, तभी आपको पूरा चीज़ याद होगा, ठीक है? एलोकेशन बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ओवरऑल आइडिया देख लीजिएगा।
जैसे कि आप अगर आप मान लीजिए किसी को बता रहे हैं, तो थोड़ी बोलिएगा 85,469.58 करोड़ रुपया आपके लिए एलोकेट किया गया है। आप ऐसे समझाइएगा नहीं, समझाइएगा कि करीब-करीब एप्रॉक्स 86,000 करोड़ इसमें एलोकेट किया गया है और वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। तो इस तरीके से आप स्कीम को याद कर सकते हैं। स्कीम्स वही इम्पोर्टेंट है जो कि पीआईबी में मेंशन्ड है लास्ट 5 मंथ। लास्ट 3 मंथ का सारा स्कीम्स जो पीआईबी में, बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में था मेंशन, उसको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो टोटल जो है ना स्कीम्स वो 45 होगा, जिसमें से मैंने 33 ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। 33 स्कीम्स ऑलरेडी अपलोडेड है। टॉप 33 स्कीम्स बोल करके है। इसको आप देख लीजिए, बाकी मैं टॉप 45 लेकर के आ जाऊँगा, जैसे ही मुझे समय मिले, स्कीम्स को लेकर के। बात हो गया हमारा, पीआईबी से पूछेगा सवाल, स्कीम से पूछेगा सवाल और स्टैटिक पोर्शन से भी सवाल पूछेगा। कुछ रिपोर्ट्स है, वहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स है, वहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। कौन-कौन सा रिपोर्ट्स है, जहाँ से सवाल पूछा जा सकता है? रिपोर्ट्स में सबसे पहले है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आप करके जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। अब 2023 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से सवाल देखने को मिला था, ठीक है? तो बहुत किसी को लग रहा है कि 2024 में नहीं मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, पूछ सकता है। मैक्सिमम टीचर लोग उसको कवर नहीं कराया है, भूल गया है या क्या पता नहीं, समझ में नहीं आया कि इर्रेलेवेंट हो गया, पता नहीं कैसे इतना जल्दी इर्रेलेवेंट नहीं होता है। आरबीआई बोला है भाई साहब कि तुम ये सब रिपोर्ट करके जाओ। तुम पढ़ाओगे नहीं या फिर बच्चे करेंगे नहीं तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा कि इसका मैं वीडियो लेकर के आ जाऊँ, ठीक है? एक ये रिपोर्ट हो गया, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट। अभी तक सवाल नहीं देखने को मिला है तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब तक नहीं मिलेगा, मिल सकता है। सारा कसर निकाल देगा आपका फेज़ 2 में, टेंशन मत लो। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस और अरे कौन-सा रिपोर्ट था? हाँ, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है? और लास्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होता है। इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत पुराना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत पुराना हो गया है, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये बाकी बचा हुआ 5 इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको फाइनेंस वाले वीडियो में भी बताया था कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। आपको थीम समझना चाहिए कि थीम क्या है। पहले तो आप कंटेंट देखेंगे प्लस थीम क्या है या फिर आप समझेंगे। कैसे समझेंगे? मैं बताता हूँ आपको। जब मान लीजिए कि आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, बजट देख रहे हैं या फिर आरबीआई एनुअल रिपोर्ट देख रहे हैं या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देख रहे हैं, तो आप एक बार देख लिए, फिर आप थोड़ा-सा बैक जा करके पूरा आइडिया लीजिए, फिश आई व्यू लीजिए, फिश आई व्यू, जिसमें कि आप पूरा चीज़ को एक बार में देख रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि ये जो काम है ना, सरकार क्या करना चाह रहा है इसमें। सरकार जो करना चाह रहा है ना, उसको आप समझिए। थीम बोल रहा हूँ, थीम कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है कि इसका थीम ये है। थीम आपको समझना पड़ता है, इसी से सवाल पूछेगा। क्योंकि वहाँ पर अब जो है, आपका चेक हो रहा है दिमाग, ठीक है? आपका मेमोरी पावर चेक कर लिया है फेज़ 1 में। फेज़ 2 में थोड़ा बहुत मेमोरी पावर चेक करेगा और थोड़ा बहुत आपका इंटेलेक्ट चेक करेगा। इंटेलेक्ट कैसे चेक कर सकता है? आप चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है? सारा इंटेलेक्ट आपसे इंटरव्यू में नहीं पूछ सकता है, कुछ आपसे फेज़ 2 में ही पूछेगा। इसीलिए ये सवाल बन जाता है। याद रखिएगा कि जो आरबीआई के दिमाग में ना एक ही बात चलते रहता है, ठीक है? वो क्या है? आरबीआई के दिमाग में एक बात चलता है कि मेरा ऑफ़िसर कैसा रहना चाहिए। आप आरबीआई का जब ऑफ़िसर आप बन जाइएगा, क्योंकि आप बनने ही वाले हैं, बन ही गए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ कि आप बन ही गए। तो आप क्या करेंगे? आप आरबीआई के ऑफ़िसर हैं, एसबीआई के, पीएनबी के, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक इसका नहीं बन रहे आप। आप आरबीआई के बन रहे हैं। मतलब कि सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक किसका होता है? कंट्री का होता है। तो एक कंट्री का सेंट्रल बैंक दूसरा कंट्री का सेंट्रल बैंकर के साथ बात करता है, ठीक है? एक कंट्री का सेंट्रल बैंकर जो है वो पूरा कंट्री को रिप्रेज़ेंट करता है। तो उस व्यक्ति को क्या-क्या नॉलेज होना चाहिए? सोचिए आप ज़रा। इंटरनेशनली उस वो अवेयर होना चाहिए। नेशनल न्यूज़ उसके पास होना चाहिए, ठीक है? इंटरनेशनल न्यूज़ उसको होना चाहिए। ऑल इंडिया को जो इम्पैक्ट करता है वो न्यूज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? होल इंडिया को जो इम्पैक्ट डालता हो उसको मालूम होना चाहिए। होल इंडिया को इसके साथ-साथ और उसको मालूम होना चाहिए कुछ फाइनेंस सेक्टर के भयंकर कॉन्सेप्ट्स, फाइनेंस सेक्टर के भयंकर कॉन्सेप्ट्स। ये 3 चीज़ ज़रूरी ही ज़रूरी है। ये 3 चीज़ नहीं होगा तो आप भी डिज़र्व नहीं करते हैं आरबीआई अफ़सर बनना, ठीक है? ये बात आरबीआई ही कह रहा है, नहीं कह रहे हैं, ठीक है? वो बताता है अपने सवालों के ज़रिए
ये मंशा वो अपना जारी कर रहा है। देखो भाई साहब, इंटरनेशनल न्यूज़, होल इंडिया के जो इम्पैक्ट करता है वो न्यूज़ और फाइनेंशियल सेक्टर का न्यूज़। अगर ये चीज़ तुम नहीं जानते हो, तो तुम आरबीआई अफ़सर नहीं बन सकते हो। ये पहले ही कह रहा है। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में रखिएगा और ये ध्यान में रख कर के ही आप थीम को आइडेंटिफ़ाई करिएगा। किसी भी बजट में, किसी भी इकोनॉमिक सर्वे में, किसी में रिपोर्ट में, ठीक है? एचडीजी रिपोर्ट में क्या थीम्स बनता है? एचडीजी रिपोर्ट तो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर। एचडीजी रिपोर्ट कैसे भूल सकते हैं? एचडीजी रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट, छोड़ ही नहीं सकते। एचडीजी नंबर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक नहीं पूछा है, ज़रूरी नहीं कि पूछेगा भी नहीं, पूछ सकता है। ये सब रिपोर्ट इम्पोर्टेंट हो गया। स्कीम्स मैंने बता दिया कि क्या स्कीम्स इम्पोर्टेंट है। पीआईबी में मैंने बता दिया कि पीआईबी से पूछ सकते हैं। स्टैटिक में कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक है, वो भी मैं अभी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने रखा हुआ भी है स्टैटिक। यहाँ पर देखो ये देखो स्टैटिक टॉपिक है, कहीं पर थोड़ा-सा लिख लो, ठीक? क्योंकि ये वाला पीडीएफ मैं नहीं दे पाऊँगा, लिखा हुआ नहीं रहता ये वाला, देख लो। ये है इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक, कुछ करके जाना नहीं करके जाना, इसको करके जाना, ठीक? इसके बाद ग्रोथ एंड मेज़रमेंट में एक और चैप्टर यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, ग्रोथ एंड मेज़रमेंट, ठीक? ग्रोथ एंड मेज़रमेंट के अंदर ना एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और पॉवर्टी एलिवेशन में एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सब कर लेना भाई। मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबलाइज़ेशन, जीडीपी कैलकुलेशन, बजट, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिल गया यहाँ पर, ठीक है? नहीं मुझे कहना था, एक बार देख लेता हूँ कि सारा बात मैंने कह दिया ना। देखो, ईएसआई टॉपिक का जो स्टैटिक होता है, ईएसआई के अंदर जो स्टैटिक टॉपिक होता है, यहाँ आप 20 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेज़ 2 में। स्टैटिक टॉपिक मैंने कहा ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेज़ 2 में, और फेज़ 1 में 5 से 10 नंबर सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मिल गया होगा, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन से मिला ही होगा। ये जो है ना ईएसआई का इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक, ये मैंने आपको कराया भी है, ठीक है? मैंने आपको ये कराया है। अगर आप मेरा ईएसआई के प्लेलिस्ट में जाओगे, तो आपको कुछ मिल जाएगा, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन मिल जाएगा, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये मिल जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने नहीं किया है, लेकिन इसका रिपोर्ट अभी आया है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने करा दिया है। फिस्कल पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे भूल गया मैं यहाँ पर। फिस्कल पॉलिसी, ये भी मैंने पढ़ाया है, कर लीजिएगा, ठीक है? ग्लोबलाइज़ेशन कर लीजिएगा, जीडीपी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैंने नहीं बताया जीडीपी कैलकुलेशन, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। कोशिश करूँगा मैं। टाइम नहीं बचता है। बजट, बजट भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सारा एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ भूला तो नहीं? हाँ, स्कीम्स के बारे में बात हो गया मेरा। स्कीम्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? एलिजिबिलिटी, ओवरव्यू, बेसिक कॉन्सेप्ट, मिनिस्ट्री, एलोकेशन अगर होगा तो कर लीजिएगा ब्रॉड मैनर में। स्कीम्स वही इंपॉर्टेंट है जो कि पीआईबी में आए हुए हैं, बजट में आए हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे में आए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपसे सिलेबस टैग से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, रिपोर्ट्स ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो पीआईबी में लास्ट 5 मंथ में पीआईबी में स्कीम्स है, वो स्कीम्स इम्पोर्टेंट है। टॉप 45 स्कीम्स मैं आपको दूँगा, लेकिन इसके अंदर 33 स्कीम्स मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। रिपोर्ट्स के अंदर ये 4 रिपोर्ट्स और कुछ रिपोर्ट्स था, एफएसआर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, एसडीजी रिपोर्ट, ये सब भी आप कर लीजिएगा। बस, हो गया। आशा करता हूँ कि ये जो मेरा स्ट्रैटेजी है, ये आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करिए। आपको जो भी नोट्स है वो टेलीग्राम पे मिल जाता है। कुमार आर्यन टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पर आप जॉइन कर लीजिए और नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मैं डाउट सॉल्व कर देता हूँ, इंस्टाग्राम का ये है आईडी, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर।